नमस्कार। ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर एक खबर यह है कि बीता साल 2024 अब तक का सबसे बड़ा गर्म साल रहा है, सर्वाधिक गर्म साल रहा है, हॉटेस्ट ईयर दर्ज किया गया है। इस बात की अटकलें तो पहले से ही लगाई जा रही थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज सर्विस ने इस बात की पुष्टि कर दी है 24 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है 1850 के बाद। तुलना इसलिए की जाती है कि 1850 तक दुनिया में औद्योगिक युग की शुरुआत नहीं हुई थी। 1850 के बाद औद्योगिक इसलिए जब भी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो उसकी तुलना हमेशा प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन युग से की जाती है, यानी 1850 के आसपास या उससे पहले की स्थितियों से की जाती है। अब इस रिपोर्ट का अगर हम आसान भाषा में मतलब समझें तो 1850 में जो वैश्विक तापमान था, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो धरती का औसत तापमान था और जो आज तापमान है, तो उसमें 1.6 डिग्री का फर्क आ गया है। वो 1.5 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और एक पॉइंट तो यह है, दूसरा पॉइंट यह है कि जो दुनिया में इसमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए प्रयास हो रहे हैं, वो प्रयास इस बात के लिए हो रहे हैं कि इस सदी के आखिर तक, यानी सन 2100 तक, जो धरती की जो तापमान वृद्धि है या जो वैश्विक तापमान वृद्धि है, पर सीमित कर दें, 1.5 डिग्री पर सीमित कर दें। लेकिन 2024 में ही 1.6 डिग्री तक बढ़ चुका चुका है, यानी 1.5 डिग्री की सीमा क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जलवायु संकट पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका है। और ये के लिए चेतावनी है, पूरी दुनिया के लिए एक एक वार्निंग है कि अभी भी चेत जाइए, नहीं तो आगे स्थितियां और बहुत भयावह हो सकती हैं। तो ये जो रिपोर्ट कहती है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की जो रिपोर्ट कहती है, वो ये कहती है कि 2015 से लेकर 2024 तक के जो 10 साल हैं, ये अब तक के हिस्ट्री में, अब तक के 1850 के बाद 10 सबसे वार्मेस्ट ईयर, 10 सबसे गर्म साल दर्ज किए गए हैं। और वो भी लगातार एक के बाद एक के बाद एक, 2015 से लेकर 2024 तक के 10 साल सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं। और 2024 सबसे ज्यादा गर्म रहा है। उससे पहले सबसे ज्यादा गर्म साल 2023 को माना गया था, लेकिन 2023 का रिकॉर्ड 2024 ने तोड़ दिया है। और अगर हम 2023 और 2000 करें तो 2023 में जो औसत तापमान बढ़ोतरी हुई थी 1.48 डिग्री की हुई थी, और 2024 में 1.60 डिग्री की हो गई, यानी 0.12 डिग्री तापमान 2024 में ज्यादा बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि पिछले 10 साल लगातार एक के बाद एक गर्म होते जा रहे हैं। तो 2025 का क्या होगा, ये भी एक आगे वाले समय में चेतावनी है। इसके अलावा वार्मेस्ट ईयर 2024 होने का जो संकेत क्या है, संकेत क्या, वो तो पुष्टि हो चुकी है। हम कहेंगे इसका मायने क्या है, इसका खतरा क्या है। देखिए, खतरा इसका सीधे यह है कि जो हमारे प्रोजेक्शन है कि 2000 इस सदी के आखिर तक 2100 तक जो तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री पर सीमित करेंगे, वो चैलेंज अब मुश्किल होता हुआ दिख रहा है और ज्यादा मुश्किल होते हुए दिख रहा है। इसी प्रकार अगर साल दर साल तापमान 0.1 डिग्री या 0.2 डिग्री भी बढ़ता रहा, तो ये सदी के आखिर तक तो 3 या 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो वैज्ञानिकों की चिंता है, जो जलवायु वैज्ञानिकों की चिंता है, वो ये चाहते हैं कि अब इस बढ़ोतरी को और नहीं होने दिया जाए। मान लीजिए 1.6 डिग्री की तापमान बढ़ोतरी हो चुकी है, तो इसको और न बढ़ने दिया जाए, इसको नीचे लाने की कोशिश की जाए। लेकिन नीचे कैसे आएगा? नीचे लाने के लिए सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, कार्बन एमिशन है, उसको कम करना होगा। अगर कार्बन एमिशन कम होगा तो ये नीचे आएगा। लेकिन यही रिपोर्ट, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज की यही रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2024 में जो कार्बन एमिशन है वो घटने के बजाय बढ़ गया। तो ये दूसरी चिंताजनक रिपोर्ट है कि जब प्रयास कार्बन एमिशन को घटाने के हो रहे हैं, तो ये बढ़ कैसे रहा है। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि कार्बन एमिशन भी बढ़ रहा है, 2024 में बढ़ा है, इसलिए 2024 को ज्यादा गर्म घोषित किया गया है। और इसलिए ज्यादा तापमान बढ़ोतरी 2024 में हुई है।
तो जो प्रयास हो रहे हैं दुनिया में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है इसको आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो प्रयास हो रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, निश्चित रूप से प्रयास हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। अगर हम कहीं और न जाए, अपने ही देश में देख लें, देखिए आज इलेक्ट्रिक बसें चलने लग गई हैं, आज सोलर ऊर्जा का कितना हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सोलर ऊर्जा से कोई एमिशन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक बसें आप देखिए हर सिटी में हर जगह इलेक्ट्रिक बसें हैं। आप जो छोटे वाहन है, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो कारें हों, इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं, बैटरी वाली कारें आ गई हैं, सीएनजी गाड़ियां लगातार बढ़ रही हैं। तो इन वाहनों से एमिशन नहीं होता है, या होता भी है तो इनको चार्जिंग में बहुत कम होता है। लेकिन एक तरफ हमारे प्रयास जो फॉसिल फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल की वजह से ही एमिशन होता है, जिसमें तेल है, जिसमें कोयला है, जिसमें पेट्रोलियम के दूसरे प्रोडक्ट हैं वो हैं, तो फॉसिल फ्यूल की वजह से एमिशन होता है। फॉसिल फ्यूल के विकल्प पर काम हो रहा है, उसके विकल्प आ चुके हैं और काफी तेजी से बढ़ भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो भारत हो या चाहे दूसरे देश हो, उनकी अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ रहा है। मान लीजिए पिछले साल हमारी बिजली की खपत 200 मेगावाट थी, तो हमने 200 मेगावाट में से 100 मेगावाट हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब 5 साल बाद देखते हैं कि जो 200 मेगावाट की खपत थी वो 1000 मेगावाट हो गई। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन था वो 200 से 100 मेगावाट से बढ़ के 300 मेगावाट ही हो पाया। तो ऐसे में जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है और तमाम रिन्यूएबल सोर्सेज पर काम होने के बावजूद वो बढ़ रहा है। ऐसा ही ट्रेंड दुनिया के और देशों में भी देखा गया है। इसलिए एक मांग ये उठ रही है कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल सके। लेकिन जो भारत जैसे देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनके लिए ये बहुत आसान नहीं होगा कि एकदम से बंद कर दें। लेकिन जो बड़े देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं या कनाडा जैसे देश हैं, ब्रिटेन है, यूरोप है, इनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है और ये चाहे तो एक फेज्ड मैनर में या एक साथ ही फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को बंद कर सकते हैं। और फिर जो भारत जैसे कंट्री ये फेज्ड मैनर में इसे बंद कर सकते हैं। फेज्ड मैनर का मतलब है कि धीरे 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 जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी तो आप अपने जो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब जो विकसित कंट्री है, जो विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, वो भारत जैसे देशों को खासकर कुछ आर्थिक मदद और कुछ तकनीकी मदद, जो उनके पास ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, वो टेक्नोलॉजीज की मदद हमें प्रदान करें ताकि हमारे लिए ये राह आसान हो सके। तो ये एक दूसरा बिंदु है। लेकिन जब भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है इस मुद्दे पे, क्लाइमेट के मुद्दे पे, और भारत ये डिमांड करता है, भारत हमेशा इस बात को जोरदार तरीके से उठाता है कि भाई इसके लिए फंड हमें दीजिए। हम विकासशील देश हैं, हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी है जिसका भरण पोषण भी एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में हम एकदम से अरबों खरबों रुपये टेक्नोलॉजी चेंज करने पर नहीं ला सकते, तो हमें मदद चाहिए और टेक्नोलॉजी हमें चाहिए बिना किसी रॉयल्टी के, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टेक्नोलॉजी दीजिए। तो विकसित देश उस पर कन्नी काट जाते हैं। विकसित देश न तो पैसा देना चाहते हैं, न टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, और वो जिम्मेदार ठहराते हैं कि विकासशील देशों को। जबकि आज भी हम बात करें तो पर कैपिटा जो ऊर्जा की खपत है वो भारत में तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा खपत तो अमेरिका में है, यूरोप में है, तो वहां तो पर कैपिटा खपत ज्यादा है, एनर्जी खपत वहां पर ज्यादा है, तो उनका एमिशन भी ज्यादा है। तो हमारे देश में तो पर कैपिटा खपत बहुत कम है। और दूसरा एक तर्क इसमें यह भी है, भारत भी इस बात को हमेशा हर मंच पर कहता रहता है कि जो समस्या शुरू हुई है ये ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये तब हुई है जब 1850 के दौरान के बाद से औद्योगिकरण दुनिया का शुरू हुआ। तो औद्योगिकरण दुनिया का शुरू हुआ तो किसका हुआ, किसने शुरू किया औद्योगिकरण? ठीक है, सबको फायदा मिला उसका, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए, तो औद्योगिकरण तो विकसित देशों की देन है। वो तो विकसित देशों ने किया और उन्होंने किया तो उनको फायदा भी हुआ। आज वो विकसित इसीलिए है क्योंकि उन्होंने उद्योग धंधे शुरू कर लिए थे शुरू में ही। तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इस समस्या के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं। तो विकसित देश जिम्मेदार हैं तो अब उनको कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जो गरीब और विकासशील देश हैं उनको आर्थिक मदद, तकनीकी मदद देने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन अभी आपको याद है बाकू में क्लाइमेट समिट हुई थी, वहां पर विकसित देशों ने, जब धन की बात आई,
जब एक नया ग्लोबल कोर्स बनाने की बात आई, 1 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत थी, लेकिन कितना हुआ, $250 पर बात बन गई, 250 अरब डॉलर पर बात बन गई। तो कहाँ 1 ट्रिलियन डॉलर की 1 खरब डॉलर की जरूरत महसूस की जा रही थी, कहाँ 250 अरब डॉलर पर बात बन गई, 350 अरब डॉलर तक बात सीमित रह गई। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर ये खतरा बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया को इसमें आगे आना है, और जो विकसित देश हैं, जो धनी देश हैं, उनकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है। तो उनको एक बड़े भाई की भूमिका में आकर गरीब और विकासशील देशों को भी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, उन्हें हर एक टेक्नोलॉजी देना चाहिए, और जो जीवाश्म ईंधन को फेज आउट करने की जो शुरुआत है वो धनी देशों को करनी चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।